Hello everyone, welcome to our channel. My name is Meghna and we are currently covering the topic Science and Technology Current Affairs, जहां पर हम पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसके पार्ट 1 को कवर किया, पार्ट 2 को कवर किया, जिसमें हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो मुझे लगता है काफी यूजफुल लेक्चर्स होने वाले हैं आपके लिए भी। और यहाँ पर हम इसको एक क्रोनोलॉजी में कवर कर रहे हैं। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, जो आपके डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स है, साइंस टेक में आते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। आज इसका पार्ट 3 हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था SSLV D3 EOS 08 मिशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या हैं और SSLV D3 क्या है। इसके बाद हमने रूमी 1 के बारे में पढ़ा, जो कि इंडिया का फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिया का फर्स्ट एनालॉग मिशन, है ना, जो कि आपका मार्स एंड मून मिशन है, जहां पर हम लेह लद्दाख में इस तरीके का क्लाइमेट और उस तरीके की चीजें हैं जो कि स्पेस से रिजेंबल करती हैं एक तरीके से, और मार्स एंड मून जो दो हैं उनकी तरह रिजेंबल करने वाला आपको एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलेगा, जहां पे आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जीपीएस स्पूफिंग टर्म के बारे में पढ़ा था, और इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे लास्ट क्लास के टॉपिक्स हैं। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें अगेन हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं पोलरिस डाउन मिशन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है। के बाद हम पढ़ेंगे इसरोस हिस्टोरिक PSLV C37 मिशन के बारे में कि इसमें क्या अपडेट है, क्योंकि ये मिशन तो पहले हो चुका है, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया भी था इसके बारे में। ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में पढ़ेंगे एंड जेब्रा फिश इन स्पेस। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड हम डायरेक्टली जंप करते हैं आज के टॉपिक्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए पोलरिस डॉन मिशन के बारे में। अब क्या ये मिशन इंडिया का है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप नाम से समझ गए होंगे कि मिशन इंडिया का तो नहीं है, नहीं तो इंडिया के कुछ हमारे अलग से ही नेम्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये मिशन इंडिया का नहीं है, पोलरिस डॉन मिशन किसका है? तो ये जो मिशन है वो एक प्राइवेट स्पेस मिशन है, राइट। इट इज अ प्राइवेटली फंडेड स्पेस मिशन। यहाँ पर किस किस के बीच में कोलैबोरेशन किया गया है? तो कोलैबोरेशन में आप जान लीजिए कि ये जो कोलैबोरेशन किया गया है वो है स्पेस एक्स के बीच में, है ना। स्पेस एक्स और किसके बीच में है? स्पेस एक्स ने किसके साथ किया हुआ है? तो एक जेयर्ड आइसिक मैन है, और जेयर्ड आइसिक मैन जो है एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, और यहाँ पे इन्होंने इनकी जो एक खुद की प्राइवेट कंपनी है, तो ये किसके फाउंडर है? शिफ्ट 4 पेमेंट्स इंक्लिनेशन, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसके फाउंडर हैं। और इन्हीं दोनों कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, जिनके द्वारा ये पोलरिस डाउन मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहाँ से लॉन्च किया गया। तो लॉन्च डेट आपको मेंशन कर दी गई है कि अगस्त 2024 में आया, मतलब 2024 में मिशन लॉन्च कर दिया गया था। सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 5 डेज का मिशन था। ठीक है, 5 डेज का मतलब 4 डेज कुछ आवर्स एंड कुछ मिनट्स का मिशन था, तो अप्रोक्सीमेटली हम 5 डेज मान के चल रहे हैं। तथा स्प्लैश डाउन ऑन द 6th डेट पे स्प्लैश डाउन हो गया था, राइट। ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो लॉन्च आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑब्वियसली अगर अमेरिका का मिशन है, ठीक है, नासा इन्वॉल्व है, तो नासा का जो केनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, है ना, केनेडी स्पेस सेंटर नासा का है, और वहां से इस मिशन को लॉन्च किया गया था, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल स्पेस वॉक है एट 700 किलोमीटर एल्टीट्यूड। बट इसमें आप देखेंगे स्पेस वॉक्स तो इतने में है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना, तो ये एक ऐसा मिशन था जो कितने ऊपर गया था, ये 1400, है ना, 1408 किलोमीटर्स अब अर्थ सरफेस गया था। ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, हम 1400 मान के चलते हैं कि 1400 किलोमीटर गया था, तो हाईएस्ट अर्थ की ऑर्बिट थी, है ना। इस मिशन के बारे में स्पेशल यही चीज है कि ड्यूरिंग द मिशन जो क्रू मेंबर्स थे इसमें, ठीक है, ऑब्वियसली 4 क्रू मेंबर्स यहाँ पर गए थे, तो 4 जो क्रू मेंबर्स थे वो इस हाइट पर गए थे। द क्रू अचीव द हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट एवर फ्लोन बाय अ स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, रीचिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ 1408.1 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। इसके बाद ये भी एक स्पेशल फैक्ट है इसके बारे में कि फर्स्ट एवर
कमर्शियल स्पेस वॉक था, ठीक है। कमर्शियल स्पेस वॉक जो किसी कंपनी के द्वारा किया गया, प्राइवेटली किया गया है, तो ऐसा फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक था। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज मैंने बता दी कि हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट पे गया था, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस मिशन के बारे में, राइट। लॉन्च डेट डिस्कस कर लिया, ड्यूरेशन डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स जानने जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या करने वाला था। तो यहाँ पे अगर इस मिशन को देखेंगे, ह्यूमंस को भी भेजा है, तो यहाँ पर ये डिस्कस करने वाला था या ये स्टडी करने वाला था कि जो स्पेस में जब लोग जाते हैं, है ना, जैसे क्रू मेंबर्स जा रहे हैं, तो उन क्रू मेंबर्स जब जाते हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्पेस में जो रेडिएशंस प्रेजेंट होती है उनका इनकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, पहला चीज। अब ऑब्वियसली स्पेस एक्स है ना, एलॉन मस्क का है, और उसमें ही आता है आपका स्टारलिंक। स्टारलिंक की सैटेलाइट्स होती हैं, तो स्टारलिंक जो है टेस्ट करना था कि जो स्टारलिंक बेस्ड कम्युनिकेशन है स्पेस में, उसको भी टेस्ट करना था। ये एक और ऑब्जेक्टिव था। स्पेस रेडिएशंस का आईसाइट पर, ठीक है, और ब्रेन के स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी डिस्कस करना था। आईसाइट पर और ब्रेन के स्ट्रक्चर पे, पूरी ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें इस पे डिस्कस करनी, डिटेल में स्टडी करनी थी, ठीक है। और स्पेस फ्लाइट एसोसिएशन न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, इसको हम शॉर्टली कहते हैं सांस, ठीक है, तो इसके बारे में भी स्टडी करना था, इसके रिस्क को एड्रेस करना था। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे इस मिशन के। मिशन में इक्विपमेंट्स का क्या यूज किए गए, तो किस रॉकेट से लॉन्च किया था, ऑब्वियसली सारी चीजें लिंक्ड अप है। तो अगर कोई स्पेस एक्स के बारे में जानता है तो वो जानता होगा उनका खुद का फैल्कन 9 रॉकेट है, तो फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया, और उसमें ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था। ये दोनों जो है वो किसके हैं, स्पेस एक्स के ही है, ठीक है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज किया गया जहाँ पे क्रू मेंबर्स प्रेजेंट थे और वो उसमें गए, राइट। कितनी चीजें हो गई। अब ये क्रूड मिशन था, ये भी याद रखेंगे। इसमें क्रू मेंबर्स प्रेजेंट थे और 4 क्रू मेंबर्स इस पे गए थे, ठीक है। एक तो खुद जियर्ड आइजैक मैन थे, इसके अलावा स्कॉट फोटेट, सरा गिल्स एंड अन्ना मेनन, ये 3 लोग और गए थे इनके साथ ही, ठीक है, जियर्ड आइजैक मैन के साथ। अब देखिए और भी चीजें हैं इसके आगे, हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें इसमें हमने पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेस सूट टेस्टिंग एवेलुएट करना, ऑब्जेक्टिव्स मैंने हालांकि बता दिए हैं। बट SpaceX डिजाइन सूट्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेन एलन बेल्ट रेडिएशंस, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो टर्म है वेन एलन बेल्ट रेडिएशंस, तो ये क्या रेडिएशंस है, ऐसी रेडिएशंस हैं, ऐसे रेडिएशन बेल्ट हैं जो अर्थ को सराउंड करते हैं, ठीक है, अर्थ को सराउंड करते हैं ये रेडिएशन बेल्ट। और ये क्या करते हैं, ऐसे रेडिएशन बेल्ट हैं जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, तो उसमें ट्रैप करने की क्षमता होती है, इनको ट्रैप कर लेते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इफेक्ट क्या होता है, इनका जो इफेक्ट होता है, ह्यूमंस अगर स्पेस पे जा रहे हैं तो उनपे इफेक्ट पड़ता है, जो इफेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स है उनपे इफेक्ट करेगा, जीपीएस सैटेलाइट्स है उन पर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो बेल्ट्स हैं कैन स्वेल ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म्स के टाइम पर और ज्यादा स्वेल हो जाती हैं, जिससे सैटेलाइट्स और ह्यूमंस जो स्पेस पे गए हैं उनको और ज्यादा डेंजर बढ़ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है कि ये सोलर स्टॉर्म के टाइप पर ये जो रेडिएशंस हैं या फिर ये जो बेल्ट्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे और ज्यादा थोड़े से फैल जाएंगे, ठीक है। तो लेजर कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट स्टारलिंक लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन फॉर एनहांस्ड मिशन कैपेबिलिटीज। रिसर्च फोकस स्पेस रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, डीकॉम्प्रेशन सिकनेस जो होता है डीसीएस, तो इन सब चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा। ऑब्वियसली हेल्थ के आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे, ये चीज करेगा, ठीक है। सपोर्ट फॉर नासा प्रोवाइड क्रिटिकल डेटा, नासा का जो अगला 2025 मून साउथ पोल पे मिशन जाने वाला है उसके लिए डेटा इकट्ठा करेगा। फ्यूचर जो मार्स एक्सपीडिशंस होने वाले हैं उनके लिए भी डेटा इकट्ठा करेगा। ऑब्वियसली जो भी हम मिशंस करते हैं उनका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आगे जाकर अगले मिशंस पे काम आने वाला होता है, यूजफुल होता है उसके लिए। इसके बाद एडवांसिंग प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो ये सारे हाईलाइट्स हैं जो इस मिशन से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके पहले जो फर्स्ट पेज होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स के अगर कुछ फैक्ट हैं आपके लिए तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाते हैं कि पोलरिस डॉन मिशन के बारे में डिटेल्स क्या है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उस मिशन के, ठीक है, रिसर्च का फोकस क्या था, तो ये सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड यहाँ पर है यूरोपा क्लिपर मिशन। इस मिशन का नाम क्या है, यूरोपा क्लिपर मिशन, जो किसका है, नासा का है, ठीक है। नासा का ये मिशन है। अब इसके बारे में भी हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। नासा क्या है, आपका नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका यूएस का स्पेस एजेंसी है। इसने रिसेंटली यानी कि 2024 पे यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। अब थोड़ा नाम से समझने की कोशिश करते हैं। यूरोपा क्या है,
आपका जो जुपिटर प्लैनेट है, ठीक है, सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट कौन सा है, आपका जुपिटर है, ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट है ना सोलर सिस्टम हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके अराउंड बहुत सारे मून है, इसके आसपास क्या है, बहुत सारे मून प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसके अकॉर्डिंग अराउंड 95 मून्स हैं अभी, ठीक है, 95 मून्स हैं जुपिटर के अकॉर्डिंग। पहले ये नंबर काफी कम था, पहले हमें स्टार्टिंग में 63 वगैरह पढ़ते थे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, जितना ज्यादा रिसर्च वर्क होगा उतने ज्यादा मून्स डिस्कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो 95 मून से अराउंड ऑफिशियली ये IAU ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम 95 मून्स तो पूरे नहीं पढ़ सकते, तो इसके जो लार्जेस्ट मून्स हैं उसमें लार्जेस्ट मून्स में से 4 मून है, ठीक है, जो मेन है। तो 4 मून के हम थोड़े नेम देख लेते हैं। तो आउट ऑफ दीज 95 अगर हम 4 पढ़ रहे हैं तो ये 4 लार्जेस्ट मून है, और उसमें कौन कौन से आता है, एक आता है आईयू, ठीक है, आईयू आता है, इसके बाद से नेक्स्ट है आपका यूरोपा, ठीक है, और इसी यूरोपा को स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था, नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। इसके बाद आता है गैनेमेड, गैनेमेड का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, इन सभी का नाम सुना होगा, बट ये कॉमन है, गैनेमेड, यूरोपा। और इसके बाद आता है आपका कैलिस्टो, ठीक है, कैलिस्टो। तो ये 4 मून्स हैं जो लार्जेस्ट मून्स है जुपिटर के मून्स हैं, ठीक है। अब ये जो 4 मून्स हैं ये गैलीलियन मून्स भी रेफर किए जाते हैं, क्योंकि इनको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, इसलिए क्या बोलते हैं, इनको गैलीलियन मून्स बोलते हैं। अब इसी में से एक मून यूरोपा है जिस पर ये जो मिशन है वो भेजा गया। क्यों भेजा गया, क्योंकि स्टडी करना था जुपिटर के मून यूरोपा की यूरोपा को डिस्कवर करना था कि क्या वहां पर पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी है, क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है। तो इसलिए भेजा गया कि वहां पर हम साइंस ऑफ लाइफ को ढूंढ सकें, ठीक है, इसको हम पता लगा सकेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। लॉन्च डेट कब था, अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया, तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, जहां से आपका पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया, वहीं से ये भी लॉन्च किया गया था। लॉन्च कैसे किया हमने, क्या यूज किया, तो स्पेस एक्स का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है फाल्कन 9 वो यूज किया गया, ठीक है। मिशन टाइप क्या है कि ऑर्बिटर मिशन है, जहां पे यूरोपा की आईसी सरफेस को और सब सरफेस ओशियन को, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटीज है वहां पर लाइफ की, राइट। अब ये जो यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट था ये लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है अब तक का नासा का, ठीक है, जो किसी प्लानिटरी मिशन पर भेजा गया है या प्लानिटरी मिशन के लिए डेवलप किया गया है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और ये आपको एक और फैक्ट यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये चीज मैं कि गैनेमेड जो है हमारे सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट मून है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो बीच बीच में आ जाते हैं, ठीक है। मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि यहाँ पर यूरोपा का जो आईसी शेल है, क्योंकि आइस प्रेजेंट है आपका किससे है, सन से दूर है ना, सन से दूर है तो आईसी सरफेस है। अब जुपिटर का आईसी सरफेस है तो हमें देखना है कि थिकनेस जो है यूरोपा की आईसी शेल की वो कितनी है, ये मेजर करना था। यूरोपा में ओशियन का कंपोजिशन कितना है ये हमें फाइंड आउट करना था। और यूरोपा के जो सरफेस फीचर्स हैं या जो भी फॉर्म्स हैं उन सबको डिस्कवर करना था, उस चीज पर इन्वेस्टिगेशन हमें करनी थी, राइट। तो इसके लिए मिशन लॉन्च किया गया था। इसके बाद और चीजें हम देख लेते हैं इसके बारे में। साइंटिफिक गोल्स, ओशन एक्सप्लोरेशन करना था, ठीक है, सब सरफेस जो भी ओशन बीनीथ यूरोपास आइसी क्रस्ट प्रेजेंट है, स्टडीड स्टेप सैलिनिटी इन कंपोजिशन, हैबिटेबिलिटी एनालिसिस देखना था, एंड सरफेस मैपिंग भी करनी थी, राइट। इसके बाद मिशन डिटेल्स क्या है, स्पेसक्राफ्ट जो इक्विप्ड है 9 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, 9 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग चीजें थी, जैसे आपका जो यूरोपा इमेजिंग सिस्टम है, मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, बहुत सारी चीजें थी। मुझे नहीं लगा कि वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो चीज आपको नहीं बता रही हूँ। ऐसे 9 टाइप की अलग अलग चीजें, स्पेक्ट्रोमीटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, रडार यूज किया गया। तो इस तरीके से 9 इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इक्विप्ड थे। इसके बाद फ्लाईबाइज ऑफ यूरोपा वाइल ऑर्बिटिंग जुपिटर कंडक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 50 क्लोज पासेस करेगा ये, और इस तरीके से मिशन कंप्लीट होगा। इसके बाद रेलेवेंस क्या एस्ट्रोबायोलॉजी में यूजफुल है, फ्यूचर मिशन के लिए काम का होगा, एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स लगभग आप अपने मन से एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स या रिलेवेंस क्या है, कहाँ पे यूजफुल है, हम क्यों कर रहे हैं मिशन। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है आपको। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो कि आपका इसरो का हिस्टोरिक PSLV C37 मिशन है, ठीक है। ये जो मिशन है बहुत पहले लॉन्च किया गया था, 2017 है ना, 2017 में लॉन्च किया गया था, फेब 2017 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के बारे में स्पेशल बहुत चीज हम क्या पढ़ते हैं
कि इसमें जो आपका SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी। ठीक है, 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, इसलिए ये मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसरो ने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी एक साथ इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की, तो वो हिस्ट्री यहाँ से क्रिएट हुई थी। अगर हम देखें इसका, मैं आपको थोड़ा सा बायफर्केशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम बायफर्केशन में जाएंगे तो एक जो था इसमें प्राइमरी सैटेलाइट, प्राइमरी मींस जो इसमें मेन सैटेलाइट थी, तो जो प्राइमरी सैटेलाइट यूज की गई थी या लॉन्च की गई थी इससे, वो कौन सी थी, इससे ध्यान रखना है आपको, कार्टोसेट। ठीक है, कार्टोसेट 2D, जो कि आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो एक सैटेलाइट तो ये हो गया, ये मेन सैटेलाइट थी इस मिशन की। ठीक है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके बाद सेकेंडली हम देखेंगे दूसरे साइड, अगर हम और बाइफर्केट करें, एक तो हो गई आपको 104 में से एक आपने लिख लिया, तो बची कितनी, 103 सैटेलाइट्स और बची, है ना। 103 सैटेलाइट्स में से जो आपकी दो सैटेलाइट्स थी वो इंडिया की ही सैटेलाइट थी अगेन, तो दो इंडियन नैनो सैटेलाइट्स थी ये। ठीक है, नैनो सैटेलाइट्स, आई होप आपको ये विजिबल हो। नैनो सैटेलाइट्स थी, किसकी थी, ये दो नैनो सैटेलाइट्स इंडिया की थी। अब कितनी बच रही है, 101 बच रही है ना, इसमें से 103 में से 101 और बची। तो ये 101 सैटेलाइट जो थी वो फॉरेन कंट्रीज की थी। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज ने इस पे यहाँ से लॉन्च करवाया गया था इसका। तो फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट्स थी ऑब्वियसली यूएसए की थी। टब सैटेलाइट्स 88 यूएसए की थी। ठीक है, लेमोर सैटेलाइट्स में से 8 ये भी यूएसए की थी। फिर बीजीयू सेट इजराइल की थी, अलग अलग कंट्रीज, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई, इन कंट्रीज की सैटेलाइट्स भी इसमें शामिल थी। तो ये जो बाइफर्केशन था मैंने, इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो मैंने ये बता दिया। इसके बाद लॉन्च कहाँ से किया गया था, रॉकेट कौन सा यूज किया, ऑब्वियसली PSLV, और उसका भी कौन सा सीरीज है, C37 से लॉन्च किया था। कॉन्फ़िगरेशन PSLV XL था, मोस्ट पावरफुल वेरिएंट है PSLV का। राइट, इतना हुआ। इसके बाद देखिए, ये जो मिशन था ना वो सक्सेसफुल मिशन था, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये मिशन फेल नहीं हुआ था, ये सक्सेसफुल मिशन था, जहां पर 104 सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे डिप्लॉय किया गया था। ठीक है, अब ये जो मिशन हो गया, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि मैम इसमें नई अपडेट क्या है, ये तो आप पुराना चीज बता रही है, लेकिन इसमें नई अपडेट क्या है कि देखिए, अब बहुत सारी सैटेलाइट्स या बहुत सारे व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स ऊपर रह जाते हैं स्पेस में। ठीक है, तो क्या होता है, स्पेस डेब्री इकट्ठा होता है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर इसरो ने एक इनिशिएटिव लिया, और इसरो ने क्या किया, जो PSLV C37 का अपर स्टेज वाला पार्ट था, आप जानते हैं कि एक व्हीकल में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उसका जो अपर स्टेज वाला पार्ट था, इसको वापस, है ना, अपने एफर्ट्स के द्वारा इसरो ने री एंटर करवाया अर्थ के एटमॉस्फेयर पर। और ये कब हुआ है, पिछले साल के अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर 2024 में कोशिश की गई, और ऑब्वियसली सक्सेस भी था कि जो उसका अपर स्टेज है उसको वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर पे लाया गया। 8 साल की जर्नी थी जो अब तक ये स्पेस में प्रेजेंट था। ठीक है, और उसके बाद इसको वापस लाया गया। अब ये क्यों किया गया है, तो उसके पीछे भी कारण था। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण था कि आफ्टर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ सैटेलाइट्स, यहाँ पे मैं आपको पहले रीजन समझा देती हूँ कि रीजन क्या था। यहाँ पे ये एंट्री एंड मॉनिटरिंग करवाई गई। तो एक्चुअली में एक इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो ये देखती है कि स्पेस पर, है ना, गाइडलाइंस जारी करती है कि स्पेस पे अगर कोई भी इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है। ठीक है, नीचे अगर आप अर्थ पे हैं, अर्थ सरफेस पे, तो प्लास्टिक का पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन, सारा सरदर्द बना हुआ है। ठीक है, ऐसा स्पेस पर भी है कि स्पेस का अगर हम इस तरीके से यूज करेंगे तो स्पेस में भी हार्म है। तो इसके लिए भी कमेटी बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो इस पर काम करती हैं कि अगर ऐसे कोई भी इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको विद इन 25 ईयर्स वापस लेकर आना है, जो अब काम के लिए इनएक्टिव हो गए हैं। तो इसरो भी इसमें एफर्ट लगा रहा है, इसरो इसका पार्ट है जो उसको फॉलो करता है, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की गाइडलाइंस को। और यहाँ पे इसलिए PSLV की जो अपर स्टेजेस थी, ऑर्बिट में थी, उसको भी, है ना, उसको भी कहाँ पर लेकर आया, वो नीचे लाया। ठीक है, इसको भी नीचे लेकर आया। री-एंट्री एंड मॉनिटरिंग इस तरीके से किया। री-एंट्री वाज ट्रैक्ड बाय द यूएस स्पेस कमांड अंडर द नॉरेड डेजिग्नेशन 42052, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन लैंडिंग कहाँ करवाई गई इसकी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसकी वापस लैंडिंग करवाई गई। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है मिशन की, तो ये हमने कवर कर लिया है। इसके बाद मिशन ऑब्जेक्टिव्स, वही जो आपके C37 PSLV C37 या 104 सैटेलाइट्स के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बता दिए कि क्या काम करना था, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे गिवन है। राइट, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपके करंट अफेयर पे, विच इज ऑपरेशन द्रोणागिरी। तो ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में पढ़ते हैं कि ये ऑपरेशन एक्चुअली में क्या था। ठीक है, सबसे पहले तो नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, जब करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो अगर उसके करंट अफेयर के जो मेन टर्म्स हैं, ठीक है, की टर्म्स हैं, उन पर ही आप फोकस करके ये तो जान लीजिए किसके बारे में।
तो अगर द्रोणागिरी है तो यहाँ से ये ड्रोन्स के बारे में, ठीक है, ड्रोन्स के बारे में ये मिशन है। तो ये नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया गया, जो किसके अंडर में आता है, आपकी नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी, ठीक है, किसके अंडर में आता है, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी, जो कब आई थी, 2022 में लॉन्च किया गया था। जो जियो स्पेशल डेटा कलेक्शन से इसके रिलेटेड जितने भी मिशन लॉन्च किए जाएंगे, तो ये पॉलिसी भी ध्यान में रखना है कि डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक के द्वारा शुरू की गई थी, ये पॉलिसी 2022 में स्टार्ट की गई थी, उसके अंदर ही आपका ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें ये इवेंट कहाँ पर होता है, तो फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आईआईटी दिल्ली में हुआ। ठीक है, कब लॉन्च किया गया, डेट आप थोड़ा सा एस्टिमेटेड कि 2024 लास्ट ईयर ही किया गया था। लॉन्च किसने करवाया, प्रोफेसर अभय करांदीकर, सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसका फोटो लॉन्चिंग का। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इसके, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का एम था कि जो भी जियो स्पेशल डेटा है उस पर इतनी रिसर्च की जाए, उसको पूरे तरीके से लिबरलाइज किया जाए जियो स्पेशल डेटा के लिए, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, फिर इसके बाद अक्रॉस जो वेरियस इंडस्ट्रीज है जहां पर ये डेटा यूजफुल है, उसमें इनोवेशन करने के लिए थे, तो फर्स्ट है इनोवेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ठीक है, जियो स्पेशल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्स हैं, नॉलेज डेवलप करना है, इसलिए तो हम अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं कि और ज्यादा स्किल्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए इस पर। ठीक है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीजन के लिए और ज्यादा इंप्रूव हो, जितनी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ज्यादा सिटीजन की लाइफ ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। किन किन सेक्टर्स में यूजफुल है, तो ऑब्वियसली आपका जो जियो स्पेशल डेटा है वो आप एस्टिमेटेड लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर में यूजफुल होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में यूजफुल होगा, ट्रांसपोर्ट के बाद और कहाँ पे यूजफुल होगा, जो आपका लॉजिस्टिक्स है उस पे यूज होगा, तो लॉजिस्टिक्स में यूजफुल है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूजफुल है, तो ये सारी चीजों में अलग अलग सेक्टर्स में डेटा काम आने वाला था। ठीक है, लॉन्च किसने किया, कब किया, ये हमने देख लिया। और यहाँ पे ये जो ऑपरेशन द्रोणागिरी है वो यूज करेगा ड्रोन्स को और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को, ताकि डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो सके इंडिया में। राइट, ये हो गया। इसके बाद और ज्यादा की फीचर्स देख लेते हैं। इंटीग्रेट किया गया नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के साथ, फोकस कर रहा है लिबरलाइजिंग जियो स्पेशल डेटा, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी मैंने आपको बताया। ये एक पायलट इंप्लीमेंटेशन है। तो पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किए जाते हैं कि अगर हमें पूरे इंडिया में, है ना, पूरे इंडिया में कोई चीज करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैप गंदा बन गया है, तो अगर यहाँ पे बना ले, हम समझ जाइए कि पूरे इंडिया में अगर हम कोई चीज करनी है तो हम उसको थोड़े से एरिया में करके देखते हैं, पर्टिकुलरली इस एरिया में अगर करके देख रहे हैं या फिर इस एरिया में करके देख रहे हैं कैसा काम कर रहा है, उसके जो आउटकम्स आएंगे उसको हम उससे हम डिसाइड करेंगे कि पूरे जगह पे इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, क्या फायदा हो रहा है या कितना ज्यादा यूजफुल है। तो पहले पायलट बेसिस पर इन स्टेट्स पर इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन आगे हमारा है कि फेज 1 के बाद, है ना, ब्रॉडर रोल आउट किया जाए इस मिशन का। अगर हम कोलैबोरेशन देखेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स, इन सबका आपस में कोलैबोरेशन, मतलब किसी एक ने नहीं लॉन्च किया, बहुत सारे लोगों का कोलैबोरेशन था और फिर ये मिशन लॉन्च किया गया है। फिर जीडीआई जो कि आपका जियो स्पेशल डेटा इंटरफेस है, उसके बाद उसके साथ इंटीग्रेशन किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, जिस तरीके से यूपीआई का रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, उसी तरीके से हमें स्पेशल डेटा को भी बहुत ज्यादा अवेलेबल करवाना है। ठीक है, इजी टू एक्सेस रहे। नेशनल डेवलपमेंट है, एनहांस करना है एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, लाइवलीहुड सेक्टर्स में, और बाकी स्ट्रीमलाइंस डेटा शेयरिंग फॉर इनोवेशन एंड बिजनेस। तो ये चीज हो गई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि है जेब्रा फिश इन स्पेस। अब थोड़ा सा हैरान करने वाली चीज लग रही होगी जेब्रा फिश इन स्पेस क्या है, बट हम इसको समझते हैं। तो ये जो मिशन है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। चाइनीज साइंटिस्ट ने इस टाइम पर क्या किया गया था, 4 जेब्रा फिश ली, है ना, इस तरीके से आपकी जेब्रा फिश होती है, और उनकी रियरिंग, है ना, रियरिंग कहाँ पर की, इंटायर लाइफ साइकिल, और इनकी रियरिंग कहाँ पे कंप्लीट की, स्पेस में कंप्लीट की। ठीक है, ये जो चीज है वो कहाँ पर कंप्लीट की गई, स्पेस में कंप्लीट की गई। तो ये चीज याद रखना है। और ये कहाँ पर जो आपका तियांगोंग, चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, वहां पर ये उस पर अबोर्ड किया गया। ठीक है, ये जो भी काम किया गया, रियरिंग करवाएगी, वहां पे कहाँ पे किया गया, ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन में किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग द शेंजो 18 मिशन, शेंजो 18 मिशन के टाइम पर ये चीज की गई। ठीक है, फिर हम जेब्रा फिश, इसमें तो इतनी न्यूज थी। अब यहाँ पे एक क्लोज्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम यूज किया गया जहाँ पे जेब्रा फिश होंगी। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह यहाँ पर लगाए गए थे, तो पूरा वैसे ही इंवायरमेंट दिया गया जैसा कि अर्थ पे होता है, वैसा एनवायरमेंट इन्होंने स्पेस स्टेशन में भी दिया। जेब्रा फिश जो माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन होती है उसको अडॉप्ट कर पाई,
ठीक है, वैसे ही बिहेवियर दिखे, स्विमिंग वगैरह कर पाई, तो जैसे बिहेवियर अर्थ पे रहते हैं वैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे दिया गया, और माइक्रोग्रेविटी में भी उसने वैसी ही चीजें एग्जिबिट की। ठीक है, फुल जेब्रा फिश का लाइफ साइकिल जो 43 डेज का स्पेस पर ये कंप्लीट किया गया था, उस टाइम पर रैपिड डेवलपमेंट एंड जेनेटिक सिमिलैरिटी काफी ह्यूमंस की तरह होती है, वैसा देखा गया। तो जेब्रा फिश के बारे में थोड़ी चीजें देखते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये जो फिश होती है। ये जो स्पीशीज है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट में भी काम का हो सकता है। तो फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं जो साउथ एशिया, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पर मिलती है, कॉमनली पैडी फील्ड, स्टैग्नेंट वाटर कहीं पर है, स्ट्रीम्स पर है, तो उसमें मिल जाती है। अपीयरेंस जैसा आप देख सकते हैं जेब्रा की तरह ही दिखता है, ब्लू स्ट्रिप्स मार्क होती है, तो जिस तरीके से स्ट्रिप्स जेब्रा में होती है, अलग सी थोड़ी सी अलग स्ट्रिप्स होती है उनमें, बट उस तरीके से दिखता है अपीयरेंस इसका। फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस क्या थे? जनरेट और रीजनरेट कर पाती ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, आई एंड स्पाइनल कॉर्ड, उस एनवायरनमेंट पे भी सारे काम कर पा रही थी, है ना। ट्रांसपेरेंट एम्ब्रियोज इनेबल लाइफ इमेजिंग, प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ एम्ब्रियोज, प्रोड्यूस कर पाए, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू ब्रीड था, है ना। शेयर 70% ऑफ जीन्स विद ह्यूमंस, ओवर 80% ऑफ ह्यूमन डिसीज कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट थे, तो आइडियल था जेनेटिक एंड ड्रग स्टडीज के लिए। अगर हम देखें जेब्रा फिश जो उसका आईयूसीएन स्टेटस ऑब्वियसली काफी अच्छी पॉपुलेशन है इसकी, तो लीस्ट कंसर्न में ही आता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस इन स्पेस रिसर्च, तो एडेप्टेबिलिटी ऑफ जेब्रा फिश टू स्पेस एनवायरनमेंट्स को दिखाई गई, रीडिंग रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कि माइक्रोग्रेविटी का किसी वर्टिब्रेट रीजनरेशन और इन सब पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें स्टडी करने के लिए ही देखा जा रहा है कि क्या क्या चीजें स्पेस पे जाके सर्वाइव कर सकती है, कहाँ पे क्या चीज पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली रिसर्च वर्क, स्टडीज या लॉन्च मिशन लॉन्च करने का पीछे का ऑब्जेक्टिव यही सारा रहता है कि हम अडॉप्टेबिलिटी देख सकें, क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे लाइफ कितनी प्रोबेबल है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए ही होता है। ठीक है, तो आज के हमने 5 टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, पीडीएफ के बारे में किसी ने पूछा था, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा जब हम लास्ट पार्ट इसका कवर करेंगे, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, वहां से आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि अब तक हम फॉलो करते आए हैं पैटर्न कि जितने भी अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, तो लास्ट पार्ट में आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। ये सारी चीजें, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, कोई क्वेरीज हैं आपकी, तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके सजेशंस आप हमें दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।